क्या रिपब्लिक मजे में। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो जो कैलेंडर के रहस्यों के बारे में था, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप सिंगल हो तो शादी 29 फरवरी के दिन करना, ताकि हर साल बीवी के लिए महंगी गिफ्ट ना लानी पड़े। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके सुझाव दिया कि भाई ब्रेकअप भी 29 फरवरी को करना, ताकि हर साल उस बेवफा को याद ना करना पड़े। दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था कि अच्युतम भारतम सीरीज की दूसरी वीडियो उड़ीसा के बारे में मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, तो लीजिए हम हाजिर है आपके सामने उड़ीसा की अनसुनी और कम सुनी बातें लेकर। दोस्तों, एक बात दिमाग में रखिएगा कि हम लोग हर एक राज्य के इतिहास की वो बातें बताएंगे जो स्कूल की किताबों में लिखा नहीं, और हर एक राज्य का वो वर्तमान बताएंगे जो टीवी चैनल्स में दिखा नहीं। क्या बात है? क्योंकि दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल और हैदराबाद के 4 मीनार को तो सबने गाया है, लेकिन आपका ये दोस्त आपके लिए कुछ नया लाया है। तो चलिए करते शुरुआत। ओडिशा और उड़ीसा, ये दोनों नामों में आपको मेरी तरह कंफ्यूजन हुआ ही होगा, तो सबसे पहले इसको दूर करते हैं। दोस्तों, जब 1936 में ये राज्य बना, तब अंग्रेजों ने अपनी बोलने और लिखने की कैपेसिटी के हिसाब से इसको ओडिशा नाम दिया था। और आजादी के बाद जब संविधान बना, तो संविधान में भी यही नाम को कंटिन्यू किया गया। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना था कि उनके राज्य का नाम उड़ीसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ओरिजिनल रहवासी ओद्रादेसी ट्राइब थी और उन्हीं के नाम से ये स्टेट का नाम उड़ीसा रखा जाना था। तो फाइनली 2011 के 113वें संविधान संशोधन में इस राज्य का नाम ओडिशा से ओडिशा किया गया और यहाँ की लैंग्वेज ओडिया को भी ओडिया नाम दिया गया। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने गुजरात का इतिहास देखा, वैसे ही ओडिशा भी इतिहास में कोई अलग स्टेट नहीं हुआ करता था। ये रीजन को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने 1803 में जीतकर बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया था और इसके करीब 109 साल बाद बिहार और ओडिशा प्रोविंस को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया था। और इसके 24 साल बाद बिहार और ओडिशा प्रोविंस में से ओडिशा को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी से कोरापुट और गंजम को भी इस ओडिशा स्टेट में मिला दिया गया। ये दिन था 1 अप्रैल 1936, जिस दिन को हम लोग उत्कला दिन भी बोलते हैं। अब ये उत्कला दिन से मेरी तरह काफी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि नेशनल एंथम में जब हम बोलते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, इसमें जो उत्कला है ये भारत देश का कौन सा हिस्सा है। और पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, लेकिन याद रखिएगा वो आजादी के बाद का। आजादी से पहले भाषा के आधार पर अलग गठन होने वाला सबसे पहला राज्य उड़ीसा था। इसी तरह से अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की औकात के अनुसार देश में अलग अलग राज्यों को जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला। और भारत के इस हिस्से के इतिहास में और जाके महाभारत में इस राज्य का उल्लेख कलिंगा नाम से किया गया है। और ये कलिंगा के वॉरियर्स ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया था। और महाभारत के समय से लेके भारत के इतिहास की 15वीं शताब्दी तक इस रीजन को कलिंग के नाम से ही जाना जाता था। और 261 साल ईसा पूर्व अशोक के द्वारा लड़ा गया कलिंग का युद्ध, जिसमें 2.5 लाख सैनिकों ने प्राण गंवाए, वो इतिहास में बड़े अक्षरों में दर्ज है। और इतिहास में 1949 तक ये रीजन की राजधानी रही है कटक। जी हाँ, हमारे हीरो सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मभूमि। लेकिन आजादी के बाद बढ़ती जनसंख्या के कारण ये शहर काफी फैल गया था और यहाँ की महानदी में आने वाली बाढ़ आतंक मचा देती थी। तो इसको ध्यान में रखकर ओडिशा के कैपिटल के लिए ये कटक से करीब 25 किलोमीटर दूर एक नया सिटी प्लान किया गया और इस नए सिटी के प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई जर्मन आर्किटेक्ट ओटो कोनिग्सबर्गर को। और ये सिटी जहाँ पे प्लान हो रहा था, वहां पर एक ऐतिहासिक मंदिर है, लिंगाराजा टेम्पल। ये लिंगाराजा टेम्पल में विराजमान भगवान शिव को त्रिभुवनेश्वर के नाम से पूजा जाता है। तो इन्हीं के नाम से ये सिटी का नाम भी भुवनेश्वर दिया गया। और 19 अगस्त 1949 के दिन कटक की जगह भुवनेश्वर को ओडिशा का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, सबको नहीं मिलता। दोस्तों, वैसे ओडिशा नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना रहा है, इसलिए हिटलर की नजर भी इस ओडिशा स्टेट पे थी। और अंग्रेजों से इस ओडिशा का कब्जा पाने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना पूरी के समुद्र तट तक पहुंच गई थी। उड़ीसा स्टेट को 22 साल से स्टेबल गवर्नमेंट मिली हुई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, जिस पार्टी के वो खुद ही फाउंडर है।
और ये नाम दिया गया है नवीन पटनायक के पिताजी विजयानंद पटनायक के नाम से। ये विजयानंद पटनायक भी 2 बार इस स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक पायलट भी थे। दोस्तों, जब हमारा देश अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था तब इंडोनेशिया डच लोगों से आजादी के लिए लड़ रहा था और इंडोनेशिया की आजादी में विजयानंद पटनायक का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। उस समय के इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर सुल्तान जाहिर को डच आर्मी से बचाकर खुद ले आए थे। और आपने न्यूज़पेपर्स में काफी बार अलग अलग मौकों पर सैंड आर्ट की तस्वीरें देखी होंगी। ये सैंड आर्ट के सबसे बड़े आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ये ओडिशा के रहने वाले हैं। हमारा देश जिस तेजस फाइटर प्लेन पे नाज करता है वो तेजस फाइटर प्लेन प्रोग्राम के डायरेक्टर कोट्टा हरिनारायण ओडिशा के ब्रह्मपुर से आते हैं। ओडिशा का व्हीलर आइलैंड, जिसको नया नाम दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, देश का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। चाहे देश की कोई भी मिसाइल हो, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, ये सभी मिसाइलें यहीं पर टेस्ट की गई है। आपने इटली के पीसा का लीनिंग टावर देखा होगा, लेकिन ओडिशा के संबलपुर में आपको देखने को मिलेगा लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। और उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ टेम्पल पर पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि ये रहस्यों का खजाना है। चाहे ये मंदिर के ध्वजा का हवा के विरुद्ध दिशा में लहराना हो या फिर इस मंदिर में बनने वाले प्रसाद का कुकिंग स्टाइल हो, इस मंदिर में आपको गजब की इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। और इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर में हर रोज 25,000 लोगों का खाना बनता है, लेकिन अगर किसी दिन 10,000 लोग कम आते हैं तो भी प्रसाद बचेगा नहीं, और अगर 10,000 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो भी प्रसाद घटेगा नहीं। उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इसका भव्य डिजाइन और बारीक आर्किटेक्चर आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ये मंदिर 13वीं सदी में बना है, और जब ये मंदिर बना था तो इस मंदिर के अंदर 52 टन का मैग्नेट था, और ये मैग्नेट इतना पावरफुल था कि नजदीक से गुजरने वाली बोट के कंपास काम करना बंद कर देते थे, और नजदीक से गुजरने वाले पोर्टुगीज सेलर्स अपना रास्ता भटक जाते थे। और जब ये बात पोर्टुगीज लोगों को पता चली तो इस मंदिर पर अटैक करके पूरा का पूरा 52 टन का मैग्नेट उठा कर ले गए। ये मैग्नेट निकल जाने की वजह से धीरे धीरे इस मंदिर का आर्किटेक्चर कमजोर पड़ने लगा था, और इसलिए 1901 में इंग्लिश गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवा के सभी दरवाजों को बंद कर दिया। आज भी इस मंदिर में बने सूर्यदेव के रथ के पहिए आपको सही टाइम दिखा देंगे। अगर आप उड़ीसा घूमने जाते हो तो जयपुर और दरिंगबाड़ी अपनी आइटिनरी में सेट करना मत भूलिएगा। यहाँ के गहिरमाथा मरीन नेशनल पार्क में आपको ओलिव रिडले कछुए देखने को मिल जाएंगे। ये ओलिव रिडले कछुए समुद्री कछुओं में सबसे छोटे कछुए होते हैं। उड़ीसा में आपको सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक देखने को मिल जाएगी। उड़ीसा के संबलपुर में आपको देखने को मिलेगा देश का सबसे लंबा डैम हीराकुद डैम, जिसकी टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर, और ये बनाया गया है महानदी के ऊपर। इस डैम को बनाना शुरू किया गया था 1948 में और बनकर तैयार हुआ था 1953 में। तो देखते हैं अगला सेगमेंट, बवाल मचा रखा। दोस्तों, कई सालों से उड़ीसा देश का नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर रहा है, और पिछले 20 सालों में उड़ीसा में स्टील का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया है। देश के सबसे ज्यादा कार्गोस हैंडल करने वाले बंदरगाहों में कंडला के बाद उड़ीसा का पेरादीप दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उड़ीसा के बारगढ़ में हर साल धनु यात्रा नाम से दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्ले किया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की कहानी बताई जाती है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जिन तूफानों में दूसरे देशों के होश उड़ जाते हैं, वैसा तूफान 2013 में फेलिन नाम से आया था। इस तूफान में उड़ीसा गवर्नमेंट का मैनेजमेंट यूएन ने भी सराहा था। देश को प्रज्ञान ओझा और देबाशिष मोहंती जैसे क्रिकेटर्स उड़ीसा ने दिए हैं। अगर आर्टिस्ट के नाम लिए जाए तो नंदिता दास, मीरा नायर, चंद्रचूड़ सिंह, पीतोबस त्रिपाठी और सोना महापात्रा जैसे कलाकारों का रिश्ता उड़ीसा से रहा है। और हमारे न्यूज चैनल के प्यारे पात्रा जी यहीं से आते हैं। और अब जाने से पहले एक छोटी सी बात, दोस्तों, कैलेंडर के रहस्यों का वीडियो बनाते वक्त एक छोटी सी स्टोरी हाथ में आई थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। दोस्तों, जब भी आप कैलेंडर देखते हैं तो संडे देखकर खुश हो जाते हैं, तो ये खुशी हमारे देश के लोगों को पहले नहीं मिला करती थी। संडे की छुट्टी सिर्फ अंग्रेज लोग ही लिया करते थे, क्योंकि हर संडे को अंग्रेज लोग चर्च में जाके प्रेयर्स करते थे, जबकि इंडियंस को मजदूर बन के 7 दिन काम करना पड़ता था। और तभी फरिश्ता बन के आए नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्होंने छुट्टी के लिए अंग्रेजों से काफी लड़ाइयाँ करी। उनका कहना था कि भारतीय मजदूरों को भी
कम से कम हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए ताकि वो एक दिन समाज सेवा या देश सेवा के लिए निकाल सके। कई दिनों तक मजदूरों के हक के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और आखिर 10 जून 1980 के दिन सभी भारतीय मजदूरों को भी संडे को छुट्टी मिलने लगी। सोचिए कैसा आनंद मिला होगा। जिन लोगों ने कभी छुट्टी नाम का शब्द भी नहीं सुना था, उन लोगों को हर हफ्ते एक छुट्टी मिलने लगी। तो अब से हर बार जब भी संडे देखकर खुशी आती है तो लोखंडे जी को थैंक यू बोल दीजिएगा। और हाँ, अभी भी हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है। अगर आप में से कोई मंडे की छुट्टी के लिए आंदोलन चलाता है तो पूरा देश तन मन और धन से आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।